नमस्कार साथियों, YouTube चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास ले रहे हैं। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था कि हम राजस्थान की कला संस्कृति एवं इतिहास को किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। यानी हम उसमें कक्षा 9th की, कक्षा 10th की, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th-10th की बुक और राजस्थान इतिहास संस्कृति परंपरा विरासत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हुकुमचंद्र जैन की जो पुस्तक है, इन बुक्स को हम कवर करने वाले हैं। पिछली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने राजस्थान में महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद काल प्राचीन समय में थे और कौन कौन से जनपद राजस्थान में थे। यानी पूरे भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पर 16 महाजनपद थे। उसमें राजस्थान में मुख्य रूप से 3 महाजनपद थे और इसके अलावा कुछ अन्य जनपद क्षेत्र भी थे राजस्थान में। साथियों, आपको पता ही होगा कि 30 मार्च 1949 से पहले इस भूभाग का कोई राजस्थान नाम नहीं था। पहली बार 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, जिसमें इस भूभाग को राजस्थान नाम दिया, अतः हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। जो अपनी पिछली क्लास हुई थी इसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इस भूभाग के लिए जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग किया और राजस्थान या फिर रायथान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, में पहली बार इस भूभाग के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा हम मत्स्य जनपद के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पिछली क्लास को जरूर देख लें। और फिर कुछ पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि जैसे अभी जो आज के क्षेत्र हैं उनके पुराना नाम क्या था। तो ये भी इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं कि डायरेक्ट वही यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्णवाही जो है, आज सर्णवाही जो प्राचीन नाम है वो आज जो शहर है वो किस शहर का नाम है, या फिर सिरोही का प्राचीन नाम क्या है। तो ये पूरी इंडेक्स दी गई है। इंडेक्स से आपको इसको कोरिलेट करते हुए पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की नेक्स्ट क्लास, जिसमें राजस्थान के शिलालेख, प्रशस्ति और कुछ अभिलेखों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हम इतिहास को जब हम इतिहास को जानते हैं तो इतिहास को जानने के कई स्रोत होते हैं। इसमें शिलालेख, प्रशस्ति, अभिलेख, इसके अलावा सिक्के, साहित्य, गढ़ बावड़ियां, मंदिर मस्जिद, इनसे हम उस क्षेत्र की या उस भूभाग के इतिहास को जान सकते हैं। तो हम राजस्थान में कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी प्रशस्तियां प्राप्त हुई है, कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले है बडली। सबसे पहले कौन सा है? बडली। बडली शिलालेख। बडली शिलालेख कहाँ है? बडली शिलालेख है, बडली शिलालेख के बारे में सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। यानी बडली शिलालेख, जो कि राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है भिलोत माता मंदिर अजमेर से। कहाँ से? भिलोत माता मंदिर अजमेर से ये प्राप्त हुआ है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो गौरी शंकर जी ओझा, जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, वो इसके खोजकर्ता हैं। तो इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। और जब हम जितने भी शिलालेख पढ़ेंगे उसमें एक कॉमन बात रहेगी कि उसमें जो सारे ही शिलालेख हैं वो संस्कृत भाषा में है और उनकी लिपि
ये कॉमन बात रही। उनकी लिपि कौन सी है? उनकी लिपि है ब्राह्मी। यानी कोई भी ये शिलालेख है, अगर उसकी भाषा के बारे में पूछा जाए तो वो भाषा उसकी संस्कृत है, और लिपि कौन सी है तो उसकी ब्राह्मी लिपि है। ये सभी में आएगा, ये कॉमन चीजें हैं, तो आप ये याद कर लेंगे। मानमोरी अभिलेख। अभिलेख, मानमोरी अभिलेख कहाँ है, मतलब ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले तो इसका प्राप्ति स्थान है मानसरोवर झील, चित्तौड़ से हमें ये प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि ये अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा, इस उल्लेख में हमें क्या मिलता है? इस अभिलेख में हमें मिलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। जब 2013 में राजस्थान के 6 किले जब यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे, तो उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी शामिल किया गया था। उसका निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने करवाया। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूरा पहले का नाम क्या था? चित्रकूट दुर्ग था। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका मानमोरी अभिलेख में मिलता है, और इसका पुराना नाम था चित्रकूट दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध, ने जब वो भारत से इंग्लैंड जा रहे थे, तो जाते समय उसने उनको इस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया। और यह जो जानकारी है हमें उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एनाइल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में ये बात मिलती है कि वो जब इंग्लैंड जा रहे थे तो मानमोरी अभिलेख को उन्होंने किसी कारणवश समुद्र में फेंक दिया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यानी इस अभिलेख में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? इस अभिलेख में हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये फैक्ट हैं, डायरेक्ट फैक्ट ही हैं, फैक्ट ही हमें पढ़ने पड़ेंगे बार बार। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपकी ये चीज़ें कवर में आपके पकड़ में आ जाएगी। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले तो ये चीज़ें याद रखनी है कि गोसुंडी शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये हमें प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में एक जगह है जहाँ से हमें ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले सर्वप्रथम प्राचीनतम वैष्णव या भागवत संप्रदाय का उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम या प्राचीनतम वैष्णव या भागवत संप्रदाय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस गोसुंडी अभिलेख शिलालेख में मिलता है, जो हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या है? गजवंश द्वारा, यानी इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि गजवंश द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का प्रमाण, अश्वमेघ यज्ञ का प्रमाण इसमें मिलता है। तीसरा, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता अत्रि और महेश हैं। यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो शिलालेख हैं जिनके हमें रचयिता मिले हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको इस स्लाइड्स में लेके आए हैं। तो गोसुंडी शिलालेख कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और सर्वप्रथम प्राचीनतम वैष्णव भागवत संप्रदाय का इसमें उल्लेख मिलता है। और गजवंश द्वारा अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण इसी शिलालेख में मिलते हैं। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता अत्रि और महेश हैं। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल पर ये कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति हमें मिलती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ है उसकी अंतिम मंजिल में ये प्रशस्ति प्राप्त हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यानी अब आ गया कि शिलालेख तो समझ में आ गए, जो शिलालेख तो किसी पत्थर पर लिखे हो, किसी दीवार पर लिखे हो, वो तो शिलालेख हो गए। लेकिन प्रशस्ति क्या होगी? प्रशस्ति शिलालेख में भी राजा की जानकारी, राजा के राजवंश की जानकारी, उस टाइम की तत्कालिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर वही कोई बातें, अगर उसमें उसके राजा की प्रशंसा ही की जाए, उसमें राजा की उस संबंधित शासक की प्रशंसा ही की जाए, तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो इसमें
महाना कुंभा के व्यक्तिगत गुण यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या मिलता है? एक तो ये बात है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल में इसके साक्ष्य मिले हैं यानी ये प्रशस्ति मिली है। और महाना कुंभा के व्यक्तिगत गुण, महाना कुंभा जिसे दान गुरु, सेल गुरु, हाल गुरु की उपाधि देते हैं आदि, विरुद्ध विरुद्ध यानी इसकी उपाधि है, इनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? इनका उल्लेख हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलता है। फैक्ट है, ये फैक्ट हमें याद ही करने होंगे बार बार, जब इनको रिपीट करेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ मिली है? कुंभलगढ़ दुर्ग में मिली है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जिसे भी 2013 में 2013 में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जो राजस्थान के जो 6 किले उस टाइम 2013 में शामिल किए थे उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, वहां पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिली है। इसमें कुंभ स्वामी मंदिर है जो राजसमंद में, उसका इसमें उल्लेख मिला है कुंभ स्वामी मंदिर का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राणा हमीर जो है, राणा हमीर को जो विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी, राणा हमीर को कौन सी उपाधि? राणा हमीर को कौन सी उपाधि? विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। बिजोलिया शिलालेख, तो बिजोलिया कहाँ है? तो बिजोलिया तो भीलवाड़ा में है। तो सबसे तो ये अपने को ये याद रखना है कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। बिजोलिया शिलालेख जैन श्रावक लोलाक, जैन साधु लोलाक द्वारा यह भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर की बड़ी चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया। यानी इसको किसने उत्कीर्ण करवाया? इसको जैन श्रावक लोलाक द्वारा भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर की बड़ी चट्टान पर उत्कीर्ण कराया। और सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और तीसरी इसमें बात है कि ये जब यहाँ पर जब जो भूमि अनुदान में दी जाती थी, भूमि को जो अनुदान में दी जाती थी उसको ढोली कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? ढोली। भूमि अनुदान दी जाती थी उसको डोली कहा जाता था। ये भी इस बिजोलिया शिलालेख में ये साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख में क्या है? यानी पहले जो अब के नाम हैं, अब के जो शहर हैं उनके पुराने नाम क्या थे? तो ये भी इसमें मिलता है। यानी जालोर, जालोर का क्या नाम था? जालोर का था जाबलीपुर। जलाल का क्या था? जाबलीपुर, जाबलीपुर। और आज का जो भीनमाल है उसका श्रीमाल, सांबर का सकामरी, बिजोलिया का विंध्यावती। यानी ये नाम है नहीं, प्राचीन नाम मिलते हैं, आज के नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं इसमें। तो कौन से में? बिजोलिया अभिलेख। नानसा यूप लेक भीलवाड़ा में है, तो अपने को ये याद रखना है कि नानसा यूप लेक कहाँ है? नानसा यूप लेक कहाँ है? नानसा यूप लेक भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट, बड़वा यूप लेक। तो बड़वा यूप लेक जिसे कंसुआ लेक भी कहा जाते हैं, कंसुआ कहाँ है? कंसुआ कोटा में है। बारह में भी इसकी स्थिति कुछ किताबों में से कोटा बारह दिया गया है। बड़वा यूप लेक कहाँ है? बड़वा यूप लेक या कसवा लेक कोटा से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मोखरी वंश का उल्लेख है। बड़वा यूप लेक में मोखरी वंश का उल्लेख है। और इसमें क्या मिला है? इसमें 3 यूप का प्रमाण मिला है। यानी 3 यूप, बड़वा यूप है ना, तो क्या मिला है? 3 यूप का प्रमाण मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की अवनति, यानी जब बौद्ध धर्म की अवनति और हिंदू धर्म का जब उद्धार हुआ था, उद्धार की जानकारी इसमें मिलती है। किसमें? बड़वा यूप लेक में, जो जिसे कसुआ लेक भी कहते हैं, जिसे कोटा और बारा में जिसे चिरवे का शिलालेख। तो ये कुछ शिलालेख हैं जिन्हें अपने को ये याद रखना है कि ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो चिरवे का शिलालेख कहाँ मिला है? तो चिरवा उदयपुर में मिला है, सीधा डायरेक्ट ये याद रखना है। सारणेश्वर प्रशस्ति हमें उदयपुर से मिली है। और नाथ प्रशस्ति जिसे पाशुपत प्रशस्ति कहते हैं,
वो भी कहाँ से मिली है, उदयपुर में मिली है। ये जो पीडीएफ है आपको इस क्लास की राज सारथी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से उस चैनल को आप उस चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ मिल जाए। इस पीडीएफ में इन जो शिलालेख हैं इनको अरेंज किया गया है, यानी जो एक जिले के हैं उनको एक साथ लिखा गया है ताकि आपको वो चीज़ें जब आप उनको रिकॉल करो, जब याद करो तो आपको आपके दिमाग में अच्छे से आपको याद हो जाए। तो चिरवे का शिलालेख चिरवा ग्राम उदयपुर से प्राप्त हुआ है। तारनेश्वर प्रशस्ति भी हमें उदयपुर से प्राप्त हुई है। इसके अलावा नाथ प्रशस्ति जिसे पाशुपति प्रशस्ति कहते हैं, जो उदयपुर से हमें प्राप्त हुई है। इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है कि मेवाड़ राजा है, मेवाड़ के राजा अपने आराध्य देव एकलिंग नाथ को, उनके आराध्य देव कौन है? एकलिंग नाथ जी है। मेवाड़ के राजा अपने आप को एकलिंग जी के नाथ मानकर राज्य का शासन करते हैं। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें नाथ प्रशस्ति या पाशुपत प्रशस्ति से मिलती है, जो उदयपुर में हमें मिली है। जगन्नाथ शिलालेख कहाँ है? तो जगन्नाथ शिलालेख यानी मैंने आपको बताया था कि जो ये चारों शिलालेख जो उदयपुर के उनको एक जगह ही लेके आए हैं अपने, तो अपने को याद कर लेंगे कि ये उदयपुर में, इसमें डायरेक्ट यही बात रखें। अब सबसे इम्पोर्टेंट राज प्रशस्ति, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। काकरोली, काकरोली कहाँ है? काकरोली वही है जहाँ टायर ट्यूब के कारखाने हैं, जो अपने ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं। काकरोली कहाँ है? काकरोली है राजसमंद। सबसे पहले तो अपने को यही याद रखना है कि राज प्रशस्ति जो है वो काकरोली राजसमंद से प्राप्त हुई है। अब ये कहाँ से प्राप्त हुई है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है 25 काले संगमरमर पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति 25 काले संगमरमर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और राजसमंद झील है तो जिस पर 9 चौकी पाल है, वहां पर महाराजा राज सिंह के काल में रणछोड़ भट्ट द्वारा इसे रचित किया गया था। और इसकी शैली क्या है? इसकी शैली चंपू है। चंपू यानी गद्य और पद्य की मिश्रित शैली जो होती है उसे चंपू शैली कहते हैं। संस्कृत भाषा में है, यानी ये पूरा ही संस्कृत भाषा में है, लेकिन अंत में कुछ पंक्तियां इसमें हिंदी में भी रचित है। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी और जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें ये बातें लिखी हुई थी। तो इस पीडीएफ में इसको अटैच किया गया कि ये संस्कृत भाषा में है, परंतु अंत में कुछ पंक्तियां हिंदी में भी लिखी गई है राज सिंह प्रशस्ति में। रणकपुर प्रशस्ति, तो रणकपुर प्रशस्ति रणकपुर में है, रणकपुर यानी पाली में है। और पाली में है तो कहाँ से मिली है? जैन चौमुखा मंदिर जो है पाली में, जैन चौमुखा मंदिर जो पाली में है, वहां से रणकपुर प्रशस्ति मिली है। इसके अलावा बुचकुला शिलालेख, बुचकुला बुचकुला कहाँ है? बुचकुला है जोधपुर में। इसके बारे में ये याद रखना है कि बुचकुला शिलालेख कहाँ से मिला है? तो जोधपुर से मिला है। गटियाड़ा शिलालेख, अब इसमें देखो कि बुचकुला शिलालेख जोधपुर में है, और इसके अलावा जो गटियाड़ा शिलालेख है, यानी जोधपुर के जो शिलालेख हैं उनको हमने एक जगह किया है, तो ये मंडोर जोधपुर से मिला है। ये भी चंपू शैली में है। चंपू शैली यानी गद्य पद्य की जो शैली होती है उसे चंपू शैली कहते हैं, चंपू शैली में है। और इसमें सती होने के प्रमाण मिले हैं, यानी गटियाड़ा शिलालेख में सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण मिले हैं। और इसमें ये प्रमाण मिले हैं कि संपल कंवर जो है वो सबसे पहले सती हुई थी। इसके अलावा इसमें मग जाति का उल्लेख मिला है। और प्रतिहार शासक कक्कुक द्वारा, प्रतिहार जब हम गुर्जर प्रतिहार वर्ष पढ़ते हैं उसमें कक्कुक शासक हुए हैं, तो कक्कुक द्वारा मंडोर में विजय स्तंभ की जानकारी मिलती है। मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, किसने करवाया? कक्कुक ने करवाया, गुर्जर प्रतिहार शासक। की जानकारी हमें गटियाड़ा शिलालेख से मिलती है, जो कि हमें मंडोर जोधपुर से प्राप्त हुआ है। राय सिंह की प्रशस्ति, राय सिंह कहाँ के राजा हुए हैं? राय सिंह बीकानेर के राजा हुए हैं। और
कहाँ इसकी प्राप्ति कहाँ हुई है? तो जूनागढ़ दुर्ग के द्वार पर बीकानेर शासक के समय इसे रचित किया गया था। राय सिंह की प्रशस्ति है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। आमेर का लेख यानी आमेर शिलालेख या फिर आमेर का लेख। आमेर के कछवा वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। आमेर आमेर का जो कछवा वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें आमेर के शिलालेख से मिलती है। और आमेर के जो कछवा शासक हैं उन्हें रघुवंश तिलक कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? रघुवंश तिलक कहा गया। उन्हें रघुवंश तिलक कहा गया। उन्हें रघुवंश तिलक कहा गया। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आमेर के लेख से मिलती है। और मानसिंह द्वारा जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा जमुआ रावगढ़ में जो दुर्ग का निर्माण करवाया, किसने करवाया? राजा मानसिंह ने करवाया। इसकी जानकारी हमें आमेर के लेख से मिलती है। तो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो शिलालेख, अभिलेख और प्रशस्ति थे उनको हमने पढ़ लिया है। एक बार तो आपको ये क्लास थोड़ी बोरिंग लगी होगी, लेकिन आप इस क्लास को जब दोबारा देखोगे, बार बार इनको कोरिलेट करते हुए याद करोगे तो ये आपकी आपकी ये क्लास ये आपको याद हो जाएगी। हमने पढ़ा कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख जो सबसे पहले है वो बडली शिलालेख में, जो बार बार रिपीट करोगे तभी इनको, क्योंकि फैक्ट है तो फैक्ट में तो हमने कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ चीज़ से कोरिलेट करोगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना सही रखते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।